नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजमाता के बारे में। ग्रहों की राजमाता कौन सी होती है और उसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसे पड़ता है। अगर किसी की कुंडली में राजमाता का प्रभाव एक्टिव है तो वो इंसान किस प्रवृत्ति का होगा, उसके जीवन में क्या अच्छाइयाँ होंगी, क्या बुराइयाँ होंगी और वो कैसे अपने जीवन को सही ढंग से चलाए, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, वो सारी डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करें, जहां आपको वीकली 2 एक्सक्लूसिव वीडियो मिलती हैं ज्योतिष सीखने के लिए। तो देर किस बात की है, नीचे ज्वाइन बटन में क्लिक करिए और जुड़िए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम राजमाता के बारे में बात कर रहे हैं और राजमाता होती है चंद्रमा। हमारी कुंडली का ये पहला घर होता है। पहले घर में अगर चंद्रमा बैठ जाए तो ये राजमाता कहलाती है। पहला घर ये होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, 9th, 10th, 11th, 12th ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और इसको पहला घर बोला जाता है। यहाँ पर कोई भी नंबर है उसको आप कंसीडर ना करें, इसको पहला हाउस मान के चलेंगे और इस घर में चंद्रमा हो तो उसे राजमाता कहेंगे। ये जो टर्म राजमाता मैंने बताया, ये ग्रहों को समझने के लिए आपको बताया जा रहा है, एक काल्पनिक रूप से इसको मानकर चलें। क्योंकि ये जो पहला घर होता है ये राजा की गद्दी होता है और चंद्रमा को माता से रिप्रेजेंट किया गया है। जब राजा की गद्दी पर माँ बैठेगी तो वो राजमाता कहलाएगी। अब जो ये इंसान जिसके कुंडली में लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है, यानी राजा की गद्दी में चंद्रमा बैठा हुआ है, यानी अब उसके जीवन की जो गाड़ी है उसके ड्राइविंग सीट पर जो ग्रह बैठ गया है जो उसको चलाएगा वो है चंद्रमा। इसके अच्छे पॉइंट्स भी हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सूर्य अगर लगन में बैठेगा तो वो तपस्वी राजा है, भगवान राम की तरह सतयुगी राजा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। आज हम चंद्रमा के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, लगन में जब चंद्रमा बैठता है तो पहले ये समझना जरूरी है कि इस हाउस को रिप्रेजेंट कौन करता है। इस हाउस की जो गुणवत्ता है राजा के लिए बनी है, ड्राइवर के लिए बनी है और वो ड्राइवर है सूर्य। जिस प्रकार से हमारे घर को जो लीडिंग पर्सन कहलाता है वो हमारे पिता कहलाते हैं, हमारे जीवन को जो चलाता है वो सूर्य कहलाता है, हमारे शरीर को जो चलाता है वो आत्मा कहलाती है और ये सब सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए फर्स्ट हाउस सूर्य से गमन होता है। यहाँ पर जो भी ग्रह आएगा उसका तालमेल सूर्य के साथ हमेशा बना रहेगा। इसी प्रकार ये जो पहला हाउस है, पहला नंबर आ रहा है, यहाँ से काउंटिंग शुरू हो रही है तो वो पहला नंबर वो मंगल का है। या यूँ समझ लीजिए कि उस ड्राइवर ने जिस स्टीयरिंग को पकड़ा हुआ है और जिस इंजन से वो गाड़ी चलने वाली है, उस इंजन की जो क्वालिटी है, जिसने उस इंजन को बनाया है, वो कंपनी मंगल है। अब इन दोनों के गुण तत्वों के साथ इसका समावेश है, इसका प्रभाव है। फिर उनकी मित्रता और शत्रुता देखी जाएगी। चंद्रमा सूर्य का भी मित्र है और चंद्रमा मंगल का भी मित्र है। अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि सूर्य और मंगल में से चंद्रमा किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसके गुण तत्व किसके साथ मिलते हैं। तो सूर्य के साथ, सूर्य प्रकाश है, चंद्रमा उसके रोशनी को उधार में लेकर हमारे तक रिफ्लेक्ट करता है, यानी सूर्य के बिना चंद्रमा का वजूद नहीं है। इसलिए जब भी चंद्रमा और सूर्य आमने सामने होते हैं और हम उसके पीछे होते हैं तो हमें चंद्रमा का प्रकाश नहीं दिखता, जिसे हम अमावस कहते हैं। तो चंद्रमा और सूर्य का यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से जो मेल हो रहा है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा के लिए एक अमावस्या योग बन रहा है, यानी चंद्रमा यहाँ पर वीक हो रहा है। मंगल के साथ, मंगल सेनापति है, चंद्रमा को यहाँ पर राजमाता के रूप में देखा गया है। तो सेनापति जितना राजा की बात मानेगा उतना ही राजमाता की भी बात मानेगा। इसलिए इस चंद्रमा और मंगल के कॉम्बिनेशन को आप दूध और शहद के हिसाब से मान के चल सकते। ये दोनों मिलकर महालक्ष्मी योग बनाते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर आर्थिक रूप से पॉजिटिव है, लेकिन मन के मामले में, कॉन्फिडेंस के मामले में उसका प्रकाश कमज़ोर पड़ रहा है। अब इस प्रकाश को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसका असर क्या क्या आता है? तो चंद्रमा जब यहाँ पर होता है तो जिस प्रकार से आप ये समझिए कि माता जो परिवार पर लीड कर रही है, अचानक उसे राजगद्दी का काम दे दिया जाएगा तो वो उसमें कहीं ना कहीं होपलेस हो जाएगी। उसे शुरू में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। कई जगह पर हार्ड डिसीजन लेते समय उसकी भावनाएं उसको सही फैसला नहीं लेने देंगी। तो वही चंद्रमा के साथ होता है कि ऐसा इंसान अपने अंदर गुण होते हुए भी इमोशनली कॉन्फिडेंस की कमी के कारण और मूड स्विंग के कारण वो प्रॉपर ढंग से अपनी चीज़ों पर टिक नहीं पाता।
अपनी भावनात्मक प्रवृत्तियों के कारण ऐसा इंसान हमेशा अपने लिए हर्डल्स पैदा कर देता है। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छा शासन ये नहीं कर पाता चंद्रमा। तो इसका इम्पैक्ट आपके जीवन पर इस प्रकार पड़ता है कि ऐसा इंसान डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता है, किसी भी चीज़ पे स्टेबल रहने में उसको दिक्कत आती है और इमोशनली बह जाता है, अपने फैसलों को गलत कर देता है। तो ऐसे लोग इन कारणों से अपनी सफलता की सीढ़ी को कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। दोस्तों, राजसत्ता का एक उसूल है, लीडरशिप का एक उसूल है। जो राजा बनेगा सबसे पहले वो अपने शत्रुओं को या तो शांत करेगा या शत्रु उससे डर के भाग जाएंगे। तो चंद्रमा के दो शत्रु हैं, एक बुध है और एक केतु है। बुध और केतु इन दोनों पर इस चंद्रमा का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी जिसके लगन में चंद्रमा बैठा हो वो इंसान बिजनेस की बारीकियां समझता तो है लेकिन अप्लाई नहीं कर पाता। बुध की चुस्ती चालाकी कहीं ना कहीं उसकी कमजोर पड़ जाती है। इसका अपना स्वभाव भी तो भावनाओं से भरा हुआ है। ऐसे में जो बिजनेस के तिकड़म होते हैं उनमें ये कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। और बिजनेस में जैसे शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इन चीज़ों में अगर ये चला जाता है तो वहाँ पर रोज का रिस्क होता है और ऐसे रिस्क को ये नहीं झेल पाता क्योंकि बुध शत्रु है। तो वहाँ पर वो फायदा नहीं देगा, ऊपर से ये इमोशनल है, हार्ड फैसले लेने की क्षमता नहीं है, घबराहट हो जाएगी और गलत फैसले लेकर अपने काम को खराब कर देगा। इसलिए इन लोगों को शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इनसे दूर रहना चाहिए। चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है, केतु को भी कमजोर करता है। यानी ऐसे इंसान को पुत्र संतान से संबंधित परेशानी आती है, पुत्र संतान होने में बड़ा दिक्कत आती है, डिले होता है, तरसवे की संतान, मन्नतों के बाद मिली हुई संतान। और वो इमोशनल है तो इमोशनली कहीं ना कहीं अपने बच्चे के लिए उसके वो इमोशंस नेगेटिव हो जाते हैं। बाद में वही बच्चा बिगड़ जाता है, अपने पिता के लिए प्रॉब्लम का कारण बन जाता है, बदनामी का कारण बन जाता है, आर्थिक नुकसान का कारण बन जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार से कुंडली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर 7वां घर खाली है तो ऐसे में ये चंद्रमा सोया हुआ है, अपना नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देगा। अगर यहाँ पर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो ये जागा हुआ है, तो ऐसे में पॉजिटिविटी के अच्छे योग बन जाते हैं। 8वें घर में कोई ग्रह बैठा है तो ये चंद्रमा उसको चोट मारेगा यानी नुकसान देगा। लेकिन यहाँ पर शनि बैठा है तो ये शनि उल्टी टक्कर से चंद्रमा को मारेगा। उसके कारण ऐसे लोगों के जन्म से पहले ही उसका कोई भाई या बहन मृत्यु को प्राप्त हो चुका होता है। ऐसी टेक्निकल चीज़ें समझने के लिए आपको ज्योतिष की ग्रामर आनी जरूरी है और वो ग्रामर किसी भी चीज़ की, किसी भी विद्या की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आप वो ग्रामर समझना चाहते हैं और ज्योतिष में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारा 299 रुपये की मेंबरशिप लीजिए। उसमें आपको ग्रामर की 16 क्लासेस बताई जा रही हैं जिसको सिंपल वे में आपको समझाया जा रहा है, जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड है। वहाँ पर आपको कोई रट्टा नहीं लगाना है, केवल चीज़ों को समझना है एग्जाम्पल के थ्रू। और अगर आपने वो एग्जाम्पल समझ लिए तो आगे की आपकी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी, खासकर लाल किताब एस्ट्रोलॉजी की जर्नी बहुत ईजी हो जाती है। दोस्तों, चंद्रमा जब इस स्थान पर बैठा हो तो ऐसे लोगों को जो परेशानियां आती हैं उनको आप भी नोटिस करें और उससे आपको पता चलेगा कि ये चंद्रमा यहाँ पर एक्टिव होकर आपको नेगेटिव असर दे रहा है। ऐसे लोग बिजनेस बहुत करने की कोशिश करते हैं और बिजनेस में बार बार फेल होते हैं। इन लोगों की रात की नींद डिस्टर्ब होती है। ये लोग पैसा खर्च करने के बाद उसी पैसे के खर्च होने पर बहुत टेंशन लेते हैं। हार्मोनल डिस्टर्बेंस इनको रहता है, कमर, पैर, नाभि के नीचे के रोग इनको परेशान करते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो इनको नज़ला, जुकाम, खांसी ये चीज़ें दिक्कत करेंगी। हर बदलते मौसम में इनको एलर्जी हो जाएगी। अक्सर ऐसे लोगों का भाग्य शादी के बाद ही उदय हो पाता है, उससे पहले ये केवल भटकते रहते हैं। शादी के बाद अक्सर इन लोगों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो सास बहू के आपसी विवाद के कारण घर का माहौल ख़राब हो जाना, ये इनकी नेगेटिव की निशानी होता है। इन लोगों की शादी अगर 24 से पहले हो जाती है तो भाग्य तभी खुल जाता है और अगर 28 के बाद करते हैं तो तब भाग्य खुलता है। बीच में 24 से 28 के बीच में अगर ये विवाह करते हैं तो इनकी गृहस्थी चल नहीं पाती, चाहे वो हेल्थ की वजह से हो, वेल्थ की वजह से हो या मियाँ बीवी के प्रॉब्लम्स की वजह से हो। इनकी शादी कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर पहुंच जाती है। और अगर ये 24, 25, 26, 27 इन 4 वर्षों में शादी करते हैं तो डेफिनेटली इनका
90% चांसेस बन जाते हैं कि इनकी शादी टिक ना पाए। ऐसे लोगों के घर में पुराने टाइम की केतली रखी हुई होती है। इन लोगों को कांच के बर्तनों में खाने का, पानी पीने का, दूध पीने की आदत होती है, जो कि इनके लिए नेगेटिव है, हेल्थ पे इफेक्ट देता है, माता की सेहत पे इफेक्ट देता है। अब इनके कुछ शुभ लक्षण भी देख लें। शादी 24 से पहले हो जाती है या 28 के बाद होती है और उसके बाद इनका भाग्य उदय होता है और ये लोग बहुत राइज करते हैं। 28 से 33 की उम्र में ये अपने लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड देखते हैं। इनके भाई, मित्र, यार हमेशा इनके लिए फेवर में रहते हैं, इनको मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। या तो सरकारी काम से या सरकारी क्षेत्र में ये बहुत अच्छी अर्निंग कमाते हैं। सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इनमें जाकर ये अच्छे से सेटल हो जाते हैं और अपनी जॉब से ये बहुत अच्छी इनकम कमाते हैं, उसी में तरक्की हासिल करते रहते हैं। जब तक माता इनके साथ होती है ये फलते फूलते हैं। ये गाय की सेवा करते हैं तो इनको काफ़ी लाभ मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस चंद्रमा को अपने फेवर में कैसे किया जाए, कौन से उपाय अपनाएं जिससे ये हमेशा आपके लिए फायदेमंद रह सकता है। इनको एक चांदी की डिब्बी में सौंफ या शहद भरकर अपने घर के नींव में, फर्श में दबा देना चाहिए। इससे पुत्र संतान की प्राप्ति में दिक्कत नहीं आती। हरे रंग से दूर रहें। साली के साथ किसी भी तरह का संबंध ना बनाएं। छोटी कन्याओं में हरे रंग के फ्रॉक्स या हरे रंग के कपड़े दान करते रहें, इससे इनको लाभ मिलता है। नींद में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, बीपी वगैरह में दिक्कत होती है, तो अपने पलंग के चारों पायों में तांबे की कील गाड़ दें। जब भी अपने घर से कहीं दूर जा रहे हैं और नदी पार करके आपको जाना है किसी दूसरे शहर में, किसी लंबी दूरी की यात्रा में, तो तांबे का सिक्का आप उस नदी में जरूर गिरा दें। डाइजेशन की दिक्कत हो, नज़ला, जुकाम, खांसी की प्रॉब्लम रहती हो तो बरगद के पेड़ पर कच्चा मीठा दूध चढ़ाएं, गीली मिट्टी को माथे और नाभि पे लगाएं। 43 दिन ऐसा करें। यहाँ पर मंगल की मदद लेने से आपको फायदा है, तो उसके लिए एक सूती लाल कपड़ा हमेशा अपने पॉकेट में रखें। ब्याज की कमाई, पैसे इंटरेस्ट पे देना इनको कभी नहीं फलता। घर या घर के बाहर कोई भी बुजुर्ग स्त्री मिलती है, उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेना इस चंद्रमा को और मजबूत करता है। अपने पास चांदी रखना, घर में गंगा जल स्थापित करना चंद्रमा को मजबूत करता है। शनि की चीजें जैसे शराब, काले रंग का प्रयोग और शनि के कारोबार यानी लोहा, स्टील, पेट्रोल, डीजल, इन तरह की फील्ड को अवॉइड करें, इनमें ना जाएं। ऐसे लोगों को कभी भी अपने घर में दूध जलने ना देना चाहिए, दूध को बिखरने नहीं देना चाहिए। उससे चंद्रमा नष्ट होता है, कमजोर होता है, वो पहले ही वीक पड़ा है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें उपाय के रूप में थी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ उपायों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये उपाय किस तरह से आपको फायदा दे रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। दोस्तों, तांबे की कील चारों पायों में गाड़ना ये केतु को कंट्रोल करता है सूर्य के द्वारा। चंद्रमा, जैसा मैंने बताया, जो राजा होगा वो अपने शत्रु को मारेगा या शत्रु उससे दुश्मनी करेगा, तो केतु इनका शत्रु है। तो केतु पलंग के चारों पाए हैं और वो आपकी नींद जो चंद्रमा है उसको खराब कर रहा है। यानी पलंग पर जो केतु है उसमें जब आप नींद लेने जा रहे हैं, चंद्रमा की चीज लेने जा रहे हैं, तो वो कमजोर हो रही है। तो ऐसे में चंद्रमा के मित्र यानी जो सूर्य हैं, जिससे केतु पॉजिटिव हो जाता है यहाँ पर, उसकी मदद से इसको कंट्रोल किया जा रहा है। दूसरा, नदी पार करते समय आपको तांबे का सिक्का नदी में गिराना है, क्योंकि यात्रा जो है वो केतु होती है और नदी फिर चंद्रमा है। जब आप उसे पार करते हैं तो केतु एक्टिव हो रहा है और चंद्रमा कमजोर हो रहा है। ऐसे में आप तांबे का सिक्का गिरा देते हैं तो सूर्य इन दोनों के बीच की मध्यस्थता कर देता है। ये दोनों बातें जो हैं, चाहे वो तांबे की कील वाला हो या ये हो, इसका ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आप जब लाल किताब को समझते हैं उससे आपको क्लियर होता है। लाल किताब में एक टॉपिक है मसनूई ग्रह, उनके जरिए ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है उपायों में। जब दो ग्रहों की शत्रुता होती है, जैसे चंद्रमा और केतु की शत्रुता है, तो इनका एक कॉमन मित्र या जो दोनों में से दोनों की सलाह करा सकता है वो है सूर्य, क्योंकि केतु भी सूर्य के अगेंस्ट नहीं होता, खासकर लगन में, और चंद्रमा भी सूर्य का मित्र होता है, एक ही खेमे के हैं। तो ऐसे में सूर्य की बात को दोनों रख लेते हैं और इनके अंदर शांति आती है। ये कॉन्सेप्ट लाल किताब ग्रामर में आपको मिलेगा। शहद या सौंफ जो नींव में दबाने की बात कही गई है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर मंगल की मदद से आप चंद्रमा को बल दे रहे हैं। तो मंगल को नींव यानी 9th हाउस में प्लेस किया जा रहा है। फर्श जो होता है वो 9th हाउस होता है। यहाँ पर वास्तु को यूज किया गया है। चांदी की डिब्बी में जब आप शहद नींव में दबाते हैं तो चंद्रमा की बुनियाद 9th हाउस
लगन की बुनियाद होता है, यानी उसकी नींव होता है। अगर नींव मजबूत कर ली जाए तो उससे चंद्रमा को बल मिल जाता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट लाल किताब में उपायों में दिए जाते हैं। इसको समझने के लिए आपको लाल किताब ग्रामर समझनी होगी। उसके लिए आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।